नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। आज बात करेंगे फ्रांस में चल रही हिंसा पे। उस हिंसा पे जो एक पुलिस द्वारा एक युवा, अनआर्म्ड युवा, निहत्थे युवा नाहिल एम की हत्या कर देने से शुरू हुआ। वो एक डिलीवरी बॉय था, कहीं से डिलीवरी लेके आ रहा था या दे के आ रहा था। पुलिस ने उसको ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका, वो नहीं रुका, उसने कार आगे बढ़ाई। जब कार उसने आगे बढ़ाई, पुलिस ने पीछा किया। फिर जब वो रुका तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि वो उनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बगल में एक आदमी खड़ा था जिसने वीडियो बना लिया, जिससे साबित हुआ कि ये निरा झूठ था। और इस बात को इमैनुअल मैक्रोन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मानना पड़ा। जब वीडियो सामने आ गया कि पुलिस ने सीधे गोली मारी थी, एक निहत्थे आदमी को साइड से मारी थी जिसकी कार रुकी हुई थी। इसके बाद फ्रांस में पहले गुस्सा भड़का। नैन्टर, जिस इलाके का वो लड़का था, जहां रहता था, वो ज़्यादातर एक लो इनकम एरिया है, एथनिक माइनॉरिटीज का एरिया है। वहां से गुस्सा शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे फ्रांस में भड़क गया। निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सबको बहुत नुकसान पहुंचा। पुलिस से पिच बैटल्स की प्रदर्शनकारियों ने, बहुत सारी लड़ाइयां हुई और इस हिंसा को गोदी मीडिया ने भारत में नाम दिया कि ये इस्लामिस्ट वायलेंस है, कहा कि ये रिफ्यूजीज की वायलेंस है। और डॉग विस्लिंग का मतलब इशारों में कोई घटिया बात बोलना, अफवाह फैलाना, हिंसा का आह्वान करना कि जिन भी देशों में इस्लामिक पॉपुलेशन है या रिफ्यूजी पॉपुलेशन है, उनके साथ ये होना ही होना है। पर वास दिस इस्लामिस्ट वायलेंस, इस पे बाद में आते हैं। वास दिस रिफ्यूजी वायलेंस? नो। फ्रांस की आबादी का एक हिस्सा है जो नॉन वाइट, नॉन कॉकेशियन है और रिफ्यूजी नहीं है। ये कौन लोग हैं? फ्रांस भी एक मेजर कॉलोनियल पावर रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर एक्चुअली फ्रांस था। और फ्रांस में जो नॉन वाइट लोग हैं, ज़्यादातर वो 4 देशों से हैं। अल्जीरिया, 1962 तक फ्रेंच कॉलोनी, ट्यूनीशिया, उसके बाद भी फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट, मोरक्को, फ्रेंच कॉलोनी, और माली। और भी अफ्रीकन वहाँ पे हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा जो फ्रांस में नॉन वाइट फ्रेंच हैं, मैं नागरिक बोल रहा हूँ, वो इन्हीं 4 देशों से हैं और उनकी भी एक बड़ी आबादी है। और ये सारे, इनमें से कोई रिफ्यूजी नहीं है। ये कॉलोनियल एम्पायर्स का जो अपनी गति होती है, जो अपनी डायनेमिक्स होती है, उसमें ये पहुंचे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसको देखें तो भारत से बहुत लोग, चूंकि भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, बहुत लोग यूके में जाके, यूनाइटेड किंगडम में जाके बसे हुए हैं, ब्रिटेन में जाके बसे हुए हैं। क्या वो शरणार्थी हैं? नहीं। ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन का आदमी है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए रिफ्यूजी नहीं। तो जो भी लोग इनको रिफ्यूजी बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये रिफ्यूजी वायलेंस नहीं है टू बिगिन विद। नाहिल, जिस लड़के की हत्या की गई, जिस लड़के को पुलिस ने मार दिया, वो अल्जीरियन ओरिजिन का था, लेकिन फ्रेंच सिटीजन था, फ्रेंच रेजिडेंट था। सिंगल मदर उसकी जो है वो फ्रेंच सिटीजन है। उसकी ग्रैंड मदर जो बार बार शांति का आह्वान कर रही है, वो फ्रेंच सिटीजन। तो पहली डॉग विस्लिंग ये झूठ, ये शरणार्थी नहीं था। जो हिंसा पूरे फ्रांस में हुई, उसमें भी शरणार्थी नहीं शामिल थे। ये फ्रेंच सिटीजन्स जो नॉन वाइट हैं और जिनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, वो लोग शामिल हैं। अगर आप देखेंगे इसके बाद जो सीधे सीधे लोग बता रहे हैं कि इट्स एन एक्सप्लोजन ऑफ जनरल एंगर डायरेक्टेड नॉट जस्ट एट पुलिस ऑपरेशन बट ऑल्सो एट इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्वालिटीज, सेट मैथ्यू रिगो। मैथ्यू रिगो कौन है? वो सोशल साइंसेस के एक रिसर्चर हैं और उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है, ला डोमिनेशन पॉलिसी, जो फ्रांस में माइनॉरिटीज के साथ, एथनिक माइनॉरिटीज के साथ इंस्टीट्यूशनल सिस्टमेटिक रेसिज्म पे ही वो पूरी किताब केंद्रित हो। बोल रहे हैं लंबा गुस्सा था, फटा अचानक। इसके पहले भी 4-5 ऐसे मामले हुए जिनमें इस तरह की हरकतें पुलिस ने की। बहुत सारे लोग अपनी आईडी कार्ड लेके नहीं चलते, लेकिन अगर आप ब्लैक हैं या अरब हैं
फ्रांस में जो नॉन वाइट पॉपुलेशन, उनमें के जो दो बड़े हिस्से हैं, एक ब्लैक और एक अरब, दोनों फ्रेंच कॉलोनी से आए हुए। जैसा कि मैंने बताया, उनको पुलिस ज़्यादा रोकती है, उनके ऊपर पुलिस ज़्यादा शक करती है, और बीच में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने एक के पहले भी एक कार का पीछा किया था, जिसमें दो लड़के वो अपनी जान बचाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पावर हाउस के कंपाउंड में घुस गए, जहां पे उनको पता था पुलिस को कि ये मर जाएंगे, और पुलिस वाले ये कहते हुए पकड़े गए कि हमको कोई चिंता नहीं, ये खुद ही मर जाएंगे। या ये जिसके बाद भी बहुत गुस्सा भड़का था, जिसके बाद भी हिंसा हुई थी, लेकिन इस स्तर पे नहीं पहुंची थी। या एक और किस्सा है, जब ऐसे ही एक और एक अल्जीरियन मूल के ही संगीतकार के घर पे पुलिस पहुंची थी, उसको बेवजह बहुत मारा था, और ये बात सारी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी। इस तरह के तमाम सारे किस्से हैं जिनसे जनता का गुस्सा बढ़ रहा था, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। बीते हर ऐसे मामले में फटा है, और इस बार वो ज़्यादा ही उभर के आया। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, इस्लामिस्ट वायलेंस के पहले कि फ्रांस में बीते दौर में क्या ये पहली हिंसा है? जवाब मिलेगा नहीं। फ्रांस बीते 4-5 साल से लगातार बड़ी हिंसा की गिरफ्त में रहा है। 2018 आप याद करिए, फ्यूल प्राइस हाइक का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें पूरा फ्रांस जला था और महीनों जला था। पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ा दिए थे सरकार ने वहां की, जिसके बाद बड़े स्तर पे हिंसा हुई थी। बहुत जगह कर्फ्यू लगाने पड़े थे, बहुत सारी पुलिस को सड़क पर उतारना पड़ा था। ये हिंसा क्यों हुई थी? फ्यूल शॉर्टेज के नाम पे। उसके बाद आप देखेंगे 2018-19 बीतते बीतते फिर वहां पे एक येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ, जो इकोनॉमिक जस्टिस के नाम पे हुआ। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी उसका मुद्दा बना, जहां पे इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, ये बड़ा सवाल था। और इसको लेकर के जो गरीब फ्रांसीसी थे, वाइट सहित, वो सड़कों पे उतरे, और वो आंदोलन आज भी गाहे बगाहे चलता रहता है। वो पुलिस से पिस्ट बैटल्स करते रहते हैं। 2022 के अंत में फिर एक बार बड़े स्तर पे हिंसा हुई फ्रांस में, पूरे फ्रांस के स्तर पे हिंसा हुई। और वह हिंसा क्यों हुई? वो हिंसा अब की बार फ्यूल शॉर्टेज पे हुई। पिछली बार फ्यूल हाइक पे हुई थी, इस बार फ्यूल शॉर्टेज पे हुई, और फिर बहुत जगह कर्फ्यू लगाने पड़े। फ्रांस में जो सबसे नज़दीकी जो हिंसा हुई, वो हुई इसी साल मार्च 2023 में, और अब तक चल रही है। ये हिंसा क्यों हुई? ये हिंसा हुई कोट एंड कोट पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ। फ्रांस के राष्ट्रपति पेंशन रिफॉर्म्स की नाम की एक योजना लेके आए थे। अपने देश में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में पेंशन खत्म कर दी थी, लेकिन फ्रांस में पेंशन आज भी जारी है। और फ्रांसीसी सरकार कहती है कि इसका उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उनकी आर्थिक नीति, उनकी फिस्कल उस पर फर्क पड़ता है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने क्या किया, फिर भी खत्म करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ा के 64 कर दी। असर कि अब अगर आप 62 में नौकरी छोड़ते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा असर कि आप 62 में नौकरी छोड़ ही नहीं सकते, आपको 64 तक काम करना है। तो ये 62 से 64 अगर आप नौकरी छोड़, जब आप रिटायर होते हैं, उसके बाद जो आपको पेंशन मिलती है, आप उस पर आराम से रह सकते हैं, वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसके खिलाफ फ्रांस की जो 8 बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने एक ज्वाइंट मोर्चा खोला। पूरा फ्रांस सड़कों पर उतरा, हालत बहुत खराब हुई। अंत में इमैनुअल मैक्रोन को अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उनको 100 डेज की भीख मांगनी पड़ी। वो हिंसा अभी तक चल रही है। लेकिन चूंकि इन तीनों हिंसाओं का कोई धार्मिक एंगल नहीं निकाला जा सकता था, कोई रिफ्यूजी एंगल नहीं निकाला जा सकता था, तो गोदी मीडिया जो इंडिया का है वो नहीं निकाल पाया। वो हिंसा अभी भी चल रही है, फिर से आपको याद दिलाऊं। तो ये जो हिंसा इस बार भी है, वो बेसिकली अपने कैरेक्टर में क्लास वायलेंस है। गरीबों का जो पेंट अप एंगर है, जो सिमरिंग एंगर है, जो ये अपने आप में एक रेशियल
हिंसा है, रेशियल जस्टिस के लिए हिंसा है, कि जो अरब्स और ब्लैक्स फ्रांस में हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं आए, आपकी कॉलोनियल पावर की वजह से आए, उनकी न्याय की तलाश जब बार बार पूरी नहीं हुई, उसके खिलाफ जो गुस्सा फटा है, ये वो हिंसा है। इसको इस्लामिस्ट हिंसा कहना बेसिकली डॉग विस्लिंग। आप ध्यान दें, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री ही नहीं, दुनिया का कोई भी मीडिया हाउस, फ्रांस का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है ले मोंड, उसने एक बार भी इस हिंसा को लेकर जो निहाल के मरने के बाद शुरू हुई, न मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल किया है, न इस्लामिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया है, न इस तरह का, न रिफ्यूजी वर्ड का इस्तेमाल किया है। फ्रांस 24, फ्रांस का सबसे बड़ा इंग्लिश मीडिया हाउस, उसने न इस हिंसा को लेकर न मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल किया है, न रिफ्यूजी वर्ड इस्तेमाल किया है। रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी वायर एजेंसी, AFP एजेंसी, फ्रांस प्रेस, AP एसोसिएटेड प्रेस, BBC, CNN, आप किसी की इसकी कवरेज देखिए, इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया के अलावा आपको ये दो वर्ड इस्लामिस्ट और रिफ्यूजी नहीं मिलेंगे। ये केवल यहाँ की डॉग विस्लिंग, और ये डॉग विस्लिंग इस तरह हमें नुकसान पहुंचा रही है कि हम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म यूनाइटेड किंगडम में भी है, कनाडा में भी, और अगर उसके खिलाफ कभी भारतीय प्रतिरोध करें और उसको ये कहा जाए कि रिफ्यूजी वायलेंस है, जबकि वहाँ के सिटीजन्स हैं। ऋषि सुनाक जो PM हैं UK के, वो रिफ्यूजी नहीं है ना। बहुत सारे मंत्री हैं कनाडा और UK में जो इंडियन ओरिजिन के हैं। US की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन की हैं। क्या ये रिफ्यूजी हैं? नहीं। फ्रांस में बहुत सारे ब्लैक MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं जो ब्लैक हैं, जो अरब हैं। क्या वो रिफ्यूजी हैं? कोई भी जो प्रतिरोध कर रहा है वो आपको रिफ्यूजी लगने लग रहा है? नहीं। ये डॉग विस्लिंग बंद होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि क्या ये हिंसा इस्लामिस्ट हिंसा है? फ्रांस बीते लंबे दौर से एक डबल वैमी से जूझ रहा है। फ्रांस में राइट विंग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मजबूत हुए हैं। हमने देखा है कैसे इस बार चुनाव में वहाँ की जो सबसे राइट विंग पार्टी है वो मेन अपोजिशन बन के उभरी, चुनाव जीतने के करीब आई। सोशलिस्ट 3 नंबर पे गए। मार्टिना पेन जो है वो राउंड ऑफ के बाद जो सेकेंड राउंड का चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें वो मुख्य प्रतिद्वंदी थी मैक्रोन की। और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट भी असर कमा रहे हैं, जबकि अभी तक वो लोन वोल्फ से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वहां तक वो पहुंच रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उन पर कभी बात कर लेंगे। फ्रांस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकुलर लॉस है, लाइसिटीज जिसको कहते हैं, कि आपको कोई भी विजुअल रिलीजियस सिंबल को अलाउ नहीं करते हैं। क्रॉस भी आप नहीं पहन सकते हैं, हिजाब भी नहीं पहन सकते हैं, बुर्का भी नहीं लगा सकते हैं, जिसको लेके फ्रांस में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसका फ़ायदा इस्लामिस्ट उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरे एक्सट्रीम पे शार्ली एब्दो जैसे ग्रुप्स हैं जो बहुत रिलीजियस मॉकरी करते हैं और जो खुद भी गुस्सा भड़काते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के नाम पे, और मैं उनकी एब्सोल्यूट फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ। किसी कार्टून के नाम पे ही नहीं, कुछ भी लिखने की वजह से कभी किसी की हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन इस हिंसा में इस्लामिस्ट कहीं से फोर पे नहीं। एक तो सबसे ज्यादा इसमें बच्चे हैं, टीनेजर सबसे ज्यादा हैं जो गिरफ्तार किए गए। रेडिकलाइज्ड टीनेजर्स नहीं हैं, नॉर्मल टीनेजर्स हैं। ये जो नाहल मारा गया वो डिलीवरी बॉय था, उसका कोई कांटेक्ट किसी इस्लामिस्ट ग्रुप से नहीं मिला है। जो म्यूजिशियन जिसको बहुत पीटा था, वो किसी इस्लामिस्ट ग्रुप से उसका कोई रिश्ता नहीं था, उल्टा उसका म्यूजिक तो इस्लामिस्टों के खिलाफ था। जो 2 बच्चे भागते हुए पुलिस से मारे गए थे, जल के इलेक्ट्रोक्यूट होकर, उनका किसी इस्लामिस्ट से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो गुस्सा बढ़ रहा था वो इस सारे गुस्से का एक इरप्शन है, उसका एक पेंटअप एंगर था। जैसे मैंने कोट किया था मैथ्यू, वो एक पेंटअप एंगर था। तो फ्रांस में जो हिंसा चल रही है, और यही वजह है कि ज़्यादातर फ्रेंच गवर्नमेंट पुलिस फोर्स का सपोर्ट करती थी,
इस तरह के किसी भी मामले में। इसके पहले के तीनों चारों मामलों में सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार उनको तुरंत अपने ऑफिसर को गिरफ्तार करना पड़ा, मैनस्लॉटर के चार्ज में गिरफ्तार करना पड़ा, हत्या के चार्ज में गिरफ्तार करना पड़ा। इमैनुअल मैक्रॉन ने बोला कि ये अक्षम्य है, अनफॉरगिवेबल, इनडिफेंसिबल। भले ही वहां का जो राइट विंग है वो पैसे इकट्ठा कर रहा है उस पुलिस ऑफिसर के लिए, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इसके बाद की बात है। तो जो फ्रेंच वायलेंस है वो किसी भी स्तर पे ना ही इस्लामिस्ट है, ना ही रिफ्यूजी वायलेंस है, ये सीधे सीधे रेशियल जो टेंशन्स हैं, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के मरने के बाद हुई थी। अमेरिका में भी पुलिस, वहाँ की जो ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स के साथ पुलिस का व्यवहार हम सबको पता है, और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद बहुत सारी इस तरह की हत्याएं हुई थी, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका फट पड़ा था, ब्लैक्स पूरे अमेरिका में फट पड़े थे। आई कैंट ब्रीथ एक नारा बना था, ब्लैक लाइव्स मैटर एक बात बनी थी, एक आंदोलन बना था। ये फ्रांस का वही मूवमेंट। भारत जैसे देशों के लिए इसके निहितार्थ हैं और बहुत सीरियस, लेकिन वो नहीं जो गोदी मीडिया अपनी डॉग विस्लिंग में आपको बता रहा है। इसके निहितार्थ ये हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अगर बढ़ती हैं, अगर पुलिस प्रोफाइलिंग बढ़ती है, अगर कम्युनिटीज को ये दो बातें समझ में आती हैं कि एक तरफ तो हमारे ऊपर पुलिस अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रोफाइलिंग हमारी बढ़ रही, और दूसरी तरफ हमें आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो गुस्सा पैदा होता है। और वो गुस्सा फटता है तो ऐसे ही फटता है जैसे फ्रांस में लगातार 4 साल में 4 बार फटा है। फ्यूल प्राइस हाइक में, उसके बाद फ्यूल शॉर्टेज में, उसके बाद पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे वर्किंग राइट्स, वर्किंग क्लास के राइट्स पे हमले में, और अब। और इस बात से हमें सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और बात पे बात करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, सी यू ऑल, बाय बाय।